हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बीएससी नर्सिंग ऑनलाइन। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा वो होने वाली है और बढ़िया होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप सभी को टिप्स बताने वाला हूं, जो कि जैसे कि फ़र्स्ट टाइम हम क्लिनिकल में जाते हैं तो हमें क्या कौन सी जो है वो यूज़फुल हो सकती है। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। टिप्स फॉर नर्सिंग स्टूडेंट्स। सो टिप नंबर 1 पर मूव ऑन करते हैं। टिप नंबर 1 में देखते हैं कि ऑलवेज रीड द डायग्नोसिस ऑफ द पेशेंट फर्स्ट बिफोर टचिंग पेशेंट और स्टार्टिंग टू डू केयर। ओके, इसमें यही लिखा हुआ है कि जैसे हम पेशेंट को टच करने से पहले आपको पेशेंट का डायग्नोसिस पता होना चाहिए, क्योंकि हमें ये पता नहीं होता, कई बार पेशेंट को जो है कम्युनिकेबल डिजीज़ भी हो सकती है जिसके जो कि हमें भी हार्मफुल हो सकती है। इसलिए हमें पहले पेशेंट के डायग्नोसिस अच्छी तरह से पता होने चाहिए कि पर्सन को कौन सी बीमारी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम जो है पीपीई डालकर हम उसे केयर करेंगे। सो उसके अकॉर्डिंग ही हम उसकी केयर करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपको पता नहीं कि टीबी वाला पेशेंट पड़ा है तो आप सीधा जाकर उससे विदाउट एनी वियरिंग एनी मास्क ग्लव अगर आप जाओगे तो आपको चांसेस ऑफ इन्फेक्शन जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, अपनी सुरक्षा के लिए भी, इसलिए हमें पेशेंट के पहले डायग्नोसिस पता होने चाहिए भी कि कौन से वाले पेशेंट जो हम पेशेंट पर केयर करने वाले हैं, ठीक है, उस पेशेंट को बीमारी क्या है, ठीक है, ताकि हम अपना बचाव भी कर सकें। नेक्स्ट है टिप नंबर 2, यूज़ ऑफ पीपीई व्हेन नीडेड। ठीक है, पीपीई का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ओके, आप सभी को पता होना चाहिए कि आप पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। अगर पेशेंट इन्फेक्शियस है या फिर पेशेंट जो है उसकी इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा लो है, तो उसमें क्या होता है, उससे चांसेस ऑफ इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाते हैं। तो उस चीज़ को हम लोग दूर करने के लिए हम पीपीई यूज़ करते हैं। ओके, इसमें भी यही लिखा हुआ है, फॉर प्रोटेक्टिंग सेल्फ एंड अदर्स फ्रॉम द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। सो मूविंग ऑन टू टिप नंबर 3, लर्न ऑल लेबोरेटरी वैल्यूज़। ओके, ये क्यों ज़रूरी होती हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कोई पेशेंट आता है, ठीक है, वो हमें कहने लग जाता है कि आप जैसे रिपोर्ट आई है मेरे वाले पेशेंट की नहीं आई है। पेशेंट का अटेंडेंट हमें ऐसे पूछ भी सकता है कि इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ हैं या नॉर्मल वैल्यूज़ नहीं हैं। तो उस चीज़ को बताने के लिए आपको ये पहले से ही पता होना चाहिए, या बाहर भी आपको कोई भी पूछ सकता है कि नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती हैं। लाइक मेरे आरबीसीज बने हुए हैं, मेरे डब्ल्यूबीसीज तो नहीं बड़े हुए, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए पर्टिकुलर वैल्यू, एक तो आपको नॉर्मल वैल्यूज़ भी पता होना चाहिए, और आपको ये भी पर्टिकुलर पता होना चाहिए बेसिक्स की, जैसे कि अगर वाइट ब्लड सेल्स बड़े हुए हों तो अंदर इन्फेक्शन होती है। ओके, और इन्फेक्शंस के चांसेस ये भी होते हैं कि अगर पेशेंट के जो आरबीसीज है वो उसकी लो वैल्यू हुई है, मतलब उसकी डिस्ट्रक्शन हो रही है किसी डिजीज़ कंडीशन के कारण ही हो रही है ना, या फिर पेशेंट का कोई ब्लड लॉस हुआ है, पेशेंट को अनीमिया हुआ है, ठीक है, या फिर ऐसी कोई बीमारी है जिसमें कि रेड ब्लड सेल डिस्ट्रक्शन हो रही है, तो वो कंडीशंस जो हैं आपको पता होने चाहिए। ओके, भी क्या इंडिकेट करती हैं वो वैल्यूज़ भी, ये भी आपको पता होने चाहिए। ये एग्जाम्पल थी, ठीक है। उसके बाद आती है टिप नंबर 4 की बारी। ट्राई टू डू ऑल प्रोसीजर्स ऑन द पेशेंट एज मच एज पॉसिबल। आप सभी को पता है कि स्टूडेंट लाइफ में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने जो भी प्रोसीजर्स हैं पर्टिकुलर ईयर के और पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के, वो आपको सभी प्रोसीजर्स आने चाहिए, ठीक है, फॉर इम्प्रूविंग एंड प्रैक्टिसिंग, फॉर इम्प्रूविंग योर सेल्फ एज वेल एज प्रैक्टिस योर सेल्फ। इस पॉइंट में मेनली यही कहा गया है कि हमें जो है जितने हो सके उतने ज़्यादा प्रोसीजर्स जो है बार बार पेशेंट पे ट्राई करने हैं, ठीक है, और जो नहीं भी आते उसको भी करने की कोशिश करनी है इन द सुपरविज़न ऑफ नर्स, स्टाफ नर्स जो भी सीनियर नर्स होती है उसकी सुपरविज़न में, ताकि जो चीज़ हमें नहीं आती वो चीज़ हम सीख सकें। ओके, जो भी आप फॉर एग्जांपल आप कोई भी वार्ड में जाते हो, ठीक है, सॉरी आप कोई भी वार्ड में जाते हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कई बार आपको ऐसा लगता है कि आपने सिर्फ वाइटल्स ले लें, मेडिकेशन कर ली, बस यही है, यही चीज़ें नहीं रह जाती, आपको और भी चीज़ें करनी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल, जब पेशेंट की सक्शनिंग हो गई, अगर आपको नहीं आती तो आप नर्स के साथ खड़े होकर उस चीज़ को सीखो। ऐसे नहीं करते भी आपने सीखना ही नहीं है या फिर हमें काम नहीं आएंगी,
वो स्टूडेंट लाइफ में आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर स्टूडेंट लाइफ में आप नहीं करोगे तो आप एज अ स्टाफ नर्स में भी आपको परेशानी आएंगी, ठीक है। उस चीज़ को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ट्राई टू डू ऑल प्रोसीजर्स ऑन द पेशेंट एज मच एज पॉसिबल, ओके, फॉर इम्प्रूविंग एंड प्रैक्टिसिंग। Okay, now the last step number 5. Okay, always know the disease condition of the patient so as to be capable of answering questions asked by the patient as well as from his attendant. ओके इसका भी आपको पता लग ही गया होगा कि जैसे आप किसी पेशेंट के पास जाते हो तो आपको अगर उसका डायग्नोस आपने पढ़ा, ठीक है, आपको अगर डिजीज़ कंडीशन के बारे में, उसके पैथोलॉजी के बारे में और उसके ट्रीटमेंट के बारे में सब कुछ पता होगा, तो इससे क्या होगा, तो इससे आपको भी एक तरह कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम इस पेशेंट की केयर करने के कैपेबल हैं। और अगर पेशेंट का अटेंडेंट भी आपसे पूछता है कि हमारे पेशेंट की कंडीशन क्या है, ये कब तक ठीक हो पाएंगे और क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं इनके लिए, तो आप जवाब देने के कैपेबल हो जाते हो। तो आपको इसलिए पेशेंट की जो भी डायग्नोसिस होते हैं तो उसका आपको अच्छी तरह से उसे पता होना चाहिए ताकि आप उनको जवाब भी दे सको और आप में कॉन्फिडेंस भी आए काम करने के लिए, ठीक है। सो दीज वर दी ऑल माई 5 tips from me to you so that it can improve your clinical skills. So this was the end of this video. In the last I want to say that please like and subscribe my channel. Thank you for watching.